हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन बिजनेस स्टडीज की कर रहे होंगे। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये चैप्टर वैसे बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इजीली आप इस चैप्टर को कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर, आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चन को या उस केस स्टडी को बहुत इजीली बेटा आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने बिजनेस स्टडीज का। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हमें सबसे पहले देखना है कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे एक लॉ की, एक रूल की हमें क्यों जरूरत पड़ी। इस कंट्री में कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करने का क्या लॉ पहले से ही था या बाद में लॉ जनरेट हुआ है, क्या रीजन उसका था। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर और एक सेलर, मार्केट में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, वन इज कंज्यूमर, वन इज सेलर। जो चीजें बेच रहा है वो सेलर है, और जो उन चीजों को कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो गुड्स को सर्विसेज को परचेज कर रहा है, वो एक कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सेलर्स का बिहेवियर था वो काफी एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर था। आप देख सकते हैं सेलर्स काफी एक्सप्लॉइट कर रहे थे कंज्यूमर्स को। वो कंज्यूमर्स को अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे थे जिसमें काफी मिक्सिंग होती थी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होता था, जैसे दूध में पानी मिला देना या इस तरीके की जो गलत टेक्निक्स हैं वो सेलर अडॉप्ट कर रहे थे। कई बार जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचा जा रहा था काफी पुअर क्वालिटी का होता था, काफी पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थे, तो कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपनी कंप्लेन को कहीं लेके जा सके। उसके बाद कई बार जो प्रोड्यूसर या जो सेलर चीजें बेचते थे काफी अंडरवेट होती थी, जो जितना उनका माप होना चाहिए, जितना मेजरमेंट और जितनी क्वांटिटी उनकी होनी चाहिए उतनी क्वांटिटी नहीं होती थी, और वो अंडरवेट चीजें बेचते थे। तो जिनकी वजह से हमें एक ऐसे एक्ट की जरूरत थी जो कंज्यूमर्स को इन सब चीजों से प्रोटेक्ट कर सके। एंड फाइनली आर्टिफिशियल स्केर्सिटी कई बार जो सेलर्स है वो क्रिएट करते थे। आर्टिफिशियल स्केर्सिटी का मतलब क्या है कि वो ये मार्केट में शो करते थे कि मार्केट में सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो स्केर्सिटी होगी, चीजों की स्केर्सिटी होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और जिसकी वजह से उस चीज की मार्केट प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी और इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हमारे इकोनॉमी में आ जाएगी। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों थी? क्योंकि सेलर्स अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट बेचते थे, सेलर्स पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते थे, सेलर्स जो थे वो अंडरवेट गुड्स एंड सर्विसेज, जो बेसिकली गुड्स होते हैं तो अंडरवेट गुड्स को वो बेचते थे। और कई बार सेलर्स जानबूझ के आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर देते थे जिससे चीजों की प्राइसेस क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। तो वो भी एक रीजन था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाने का। उसके बाद देखिए, अगला है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो हमें देखना है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर इग्नोरेंस। कई बार कंज्यूमर क्या होता है, बहुत ज्यादा इग्नोरेंट होता है, उनको अपने अवेयर राइट्स के बारे में नहीं पता होता, क्या रिलीफ्स उनके पास अवेलेबल है कंज्यूमर को मालूम नहीं है। तो जिसकी वजह से हमें एक ऐसे एक्ट की जरूरत है जो कंज्यूमर को अवेयर करे और कंज्यूमर को बताए कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, जिससे कंज्यूमर्स को हम एक्सप्लॉयटेशन से क्या कर सके, सेफ गार्ड कर सके। तो कंज्यूमर कैसा है, इग्नोरेंट है, इसीलिए उसके इग्नोरेंट बिहेवियर की वजह से उसको एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसीलिए हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, तो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत थी। सेकंड जो है वो है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। तो इंडिया में आप देखिए जो कंज्यूमर्स है वो काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, स्कैटर्ड है। तो अगर एक कंज्यूमर कोई बात रेज करेगा तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी, लेकिन कंज्यूमर एक्ट आने के बाद एक कंज्यूमर की वॉइस को भी बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट मिली, जिसकी वजह से अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर होने की वजह से अभी कंज्यूमर एक्ट के आने के बाद एक सिंगल जो कंज्यूमर है उसकी वॉइस को भी बहुत ज्यादा सुना जाता है और उसको जो भी रिलीफ है वो रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। तो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स है, इसलिए वो ट्रेड यूनियंस वगैरह या यूनियंस वगैरह बना के कंप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक ऐसे एक्ट की जरूरत थी जिसकी वजह से हम लोग एक कंज्यूमर की बात को भी पहुंचा सकें या एक कंज्यूमर के जो प्रॉब्लम है उसका भी हम सॉल्यूशन दे सकें। थर्ड है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लार्ज स्केल पे, बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे थे, जिसकी वजह से हमें एक ऐसे एक्ट की जरूरत थी जो कंज्यूमर को इन चीजों से प्रोटेक्ट करे। तो कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड एंड वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। आगे देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां जो हमने इंपॉर्टेंस देखी थी ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से
थी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस थी। अभी हम लोग देखेंगे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच, केविट एम्प्टर मतलब क्या है कि लेट द बायर बी अवेयर, ये पहले चलता था। आजकल क्या चल रहा है, लेट द सेलर बी अवेयर। आजकल का जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें सेलर को अवेयर होना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं आज जो मार्केट में किंग है वो किंग कौन है, कंज्यूमर। तो सेलर को उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिजाइन डेवलप करना होता है कि कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। तो देखिए यहाँ पे मार्केट में अगर आपके कंज्यूमर नहीं होंगे तो आपकी मार्केट में वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये चीज आपको याद रखनी है, टुडे कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट, लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट। अगर कोई भी बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट्स को देगा तो वो ज्यादा समय तक मार्केट में सस्टेन कर पाएगा, ज्यादा समय तक मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इसलिए जरूरत है ताकि लंबे समय तक एक बिजनेस अपने आप को मार्केट में सस्टेन कर पाए। दूसरा, मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरली और इथिकली भी ये चीज होनी चाहिए कि अगर कोई आपको प्राइसेस कुछ पे कर रहा है किसी गुड्स और सर्विसेज के बदले, तो आपको बेटर गुड्स एंड सर्विसेज देनी चाहिए। तो ये एक एथिकल कंसर्न भी है, मोरल जस्टिफिकेशन भी है। मॉरली भी हमें किसी को अडल्ट्रेटेड चीजें नहीं देनी चाहिए, अंडरवेट चीजें नहीं देनी चाहिए। तो ये चीज मॉरली भी जस्टिफाइड है। थर्ड, बिजनेस किसके लिए रिसोर्सेज यूज करता है बेटा, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है। तो देखो जब वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो ये उसका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसका फर्ज है, कर्तव्य है कि सोसाइटी के रिसोर्सेज अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या करनी चाहिए, कंज्यूमर्स को डिलीवर करनी चाहिए। एंड ऑल्सो इट इज द social responsibility of the business to give the good quality of goods and services to the society। एक उसकी social responsibility भी है, जो आप देखेंगे आगे जो objectives of management में भी आपने देखा होगा कि social responsibility एक social objective business का होता है। तो social responsibility भी है कि एक desired quality of products हम कंज्यूमर्स को दें। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर कोई बिजनेस जानबूझ के अडल्टरेटेड प्रोडक्ट देगा, सही प्रोडक्ट्स नहीं देगा मार्केट में, कंज्यूमर्स को चीट करेगा, तो उसके लिए कौन है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट बीच में अपना रोल प्ले करेगी और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगी। तो इतना हम लोग याद रखेंगे, बिजनेस इंटरेस्ट में भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मॉरली भी जस्टिफाइड है। और बिजनेस क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है तो भी बिजनेस को अच्छे प्रोडक्ट्स देने चाहिए, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना चाहिए। इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। एंड ऑल्सो अगर कोई बिजनेस ऐसा काम नहीं करेगा, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज अगर वो लेगा, तो फिर गवर्नमेंट विल प्ले द रोल और गवर्नमेंट आके इंटरवेन करेगी। नेक्स्ट हमारे हम देखेंगे कि व्हाट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आप ये याद रखेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट आप याद रखेंगे, सेटअप टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे थ्रू अ स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। प्रॉब्लम्स का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन उनको मिले और ज्यादा उनका खर्च भी ना हो। अगर किसी कंज्यूमर को कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो कम खर्चे में उसको उसका समाधान या उसका सॉल्यूशन मिल सके। इससे आप कई कंज्यूमर राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। हम देखेंगे कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स हैं। रिड्रेसल एजेंसीज को ये सेटअप करता है। 3 रिड्रेसल एजेंसीज हैं डिफरेंट लेवल पे, जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को क्या करेंगी, सॉर्ट आउट करेंगी। व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस एक्ट? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ अंडरटेकिंग, चाहे लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई कोऑपरेटिव सेक्टर हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई ट्रेडर हो, कोई फर्म हो जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ऑल बिजनेस अंडरटेकिंग्स आर कमिंग अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। किसी को भी हमने यहां पे लेफ्ट नहीं किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंज्यूमर? देखिए इसको ध्यान से देखना है। कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को किसी कंसिडरेशन, मतलब आप पैसे दे रहे हो, जब आपको बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है तो आप किसी कंसिडरेशन के बदले कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हो, कोई परचेज कर रहे हो with the approval of the buyer, but it does not include a person who obtains goods for resale। याद रखेंगे, अगर आप कोई गुड्स रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हो या कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हो तो आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आते। यहां से आपकी केस स्टडी या एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर रीसेल या कमर्शियल पर्पस के लिए आपने कोई गुड्स लिया है तो यू विल बी नॉट कैटेगराइज्ड एज अ कंज्यूमर। सेकंड, any person who avails any services for a consideration
It includes any beneficiary of such services, but it does not include a person who avails such services for any commercial purpose. याद रखेंगे, कमर्शियल पर्पस के लिए अगर है तो आप कंज्यूमर नहीं है और आपने कुछ कंसिडरेशन उसके बदले देना है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं, अगर आप चोरी से कोई सामान लेके आ रहे हैं, तो भी आप कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। यहां से आपके केस स्टडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। देन व्हाट आर द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 ने हमें 6 राइट्स दिए हैं। फर्स्ट, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी के अंदर आता है कि जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर आपको मार्किंग चेक करनी है। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आईएसआई मार्क आपको चेक करना है। जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट की सेफ्टी के अगेंस्ट आपका पूरा राइट है। अगर कोई हैजार्डियस प्रोडक्ट है तो वो जो सेलर है उसको बायर को कन्वे करना होगा कि एक हैजार्डियस है, ये इसके सेफ्टी नॉर्म्स है, इस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है, सो ऑन सो फोर्थ। तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट है, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डियस टू हेल्थ एंड लाइफ। जैसे काफी आप प्रेस वगैरह लेते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल चीज लेते हैं तो उसपे हम आईएसआई मार्क चेक करते हैं। सेकंड क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर हैज राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। आप उसकी देखिए क्या एमआरपी है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसके बैच नंबर क्या है, उसका प्राइस पर ग्राम कितना प्राइस है जो आजकल दिख रहा है। तो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए और आपका पूरा अधिकार है प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को पूछने का जो भी सेलर है उससे। तो दिस इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी चूज। सेलर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि ये वाला प्रोडक्ट लीजिए, ये वाला प्रोडक्ट नहीं लीजिए। आपके पास पूरा राइट है, जो भी प्रोडक्ट आपको चूज करना है यू कैन मेक योर ऑन डिसीजन। जो भी प्रोडक्ट लेना है आप खुद से अपना प्रोडक्ट खुद चूज करके ले सकते हैं। राइट टू बी हर्ड। अगर किसी भी कंज्यूमर ने कोई भी फाइल की है कंप्लेन, कोई भी केस फाइल किया है तो उसको पूरे तरीके से उसको ग्रीवेंस दिया जाएगा, उसको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, उसकी ग्रीवेंसेस को सुना जाएगा और उसकी बात को समझा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम थी गुड्स और सर्विसेज में जिसकी वजह से उसने केस फाइल किया है। तो मतलब आप किसी भी कंज्यूमर को ये नहीं बोल सकते कि आपका केस हम नहीं डील करेंगे, आपकी हम बात नहीं सुनेंगे। एवरी कंज्यूमर हैज अ वॉइस। आगे देखेंगे राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर आपके पास कोई भी उस प्रोडक्ट को या उस सर्विसेज में कोई भी शॉर्टफॉल रहता है या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम होता है या उसकी वजह से आपको कोई इंजरी होती है, कोई डिफेक्ट उसके अंदर है, तो आपको पूरा अधिकार है कि आपको कंपनसेशन मिले, आपको रिलीफ मिले। उसके लिए हम देखेंगे आगे 3 रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसके थ्रू आपको रिलीफ दिया जाएगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर्स के पास पूरा अधिकार है कि उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनके पास रिलीफ्स अवेलेबल हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो कंज्यूमर को हमें अवेयर करना है ज्यादा से ज्यादा ताकि उसको अपने राइट्स, ड्यूटीज, रिलीफ्स के बारे में मालूम हो। तो ये कंज्यूमर के राइट्स है, यहां से भी आप केस स्टडीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको ये राइट्स बिल्कुल आपको टिप्स पे करने हैं। उसके बाद देखिए व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर की क्या क्या ड्यूटीज है। तो देखिए आपको कैश मेमो लेना है जिससे प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन आपने की है या ये आपने बाइंग एंड सेलिंग की है। आपको कोई भी गुड लेते वक्त अवेयर होना है। आपको कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदना है, डिजायर्ड क्वालिटी का। आपको मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस अगर उस कुछ प्रोडक्ट्स की हैं तो उन मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आपको जो लेबल्स उस प्रोडक्ट के ऊपर है उनको केयरफुली रीड करना है, क्या उसके अंदर है क्या नहीं है। जब भी आप डीलिंग कर रहे हैं तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको जो भी डीलिंग कर रहे हैं यू शुड बी ऑनेस्ट इन द डीलिंग। और अगर आपके पास कभी भी कोई प्रॉब्लम गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड आती है तो यू शुड फाइल अ कंप्लेन। आपको कोई ना कोई कंप्लेन जरूर फाइल करनी है। अब यहां से आप देखिए कुछ मार्क्स हैं, जैसे हॉलमार्क है तो हॉलमार्क जो होता है याद रखेंगे हॉलमार्क किसके लिए होगा, जो भी प्रेशियस मेटल्स होंगे उन प्रेशियस मेटल्स के लिए क्या होगा, हॉलमार्क होगा। उसके बाद एगमार्क है तो याद रखेंगे एगमार्क किसके लिए होगा, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए जो मार्क होगा उसको हम बोलेंगे एगमार्क। उसके बाद एफपीओ मार्क है। एफपीओ मार्क जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट होंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स होंगे उन पे जो पैकेट प्रोडक्ट्स होंगे उन पे कौन सा मार्क होगा, एफपीओ। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स गुड जो होंगे, इलेक्ट्रिकल गुड्स होंगे जैसे प्रेस हो गया, आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, उसके ऊपर कौन सा मार्क होगा, आईएसआई मार्क। तो इन मार्क्स को आप प्लीज याद रखें, आपसे एक केस स्टडी के फॉर्म में ये मार्क्स के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो एक कंज्यूमर खुद कंप्लेन फाइल कर सकता है,
कोई कंज्यूमर एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है, कई कंज्यूमर एसोसिएशन होती है, तो कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कंज्यूमर के बिहाफ पे केस फाइल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। तो कोई वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट, एक दो कंज्यूमर है और सब कंज्यूमर्स के बेसिस पे वो केस फाइल कर सकते हैं, वो अगर उनका सेम इंटरेस्ट है तो। अ लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो जाए, किसी गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी केस फाइल कर सकता है, तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं रिड्रेसल एजेंसीज कौन सी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी वो कौन सी होंगी, डिस्ट्रिक्ट फोरम होंगी। ये याद रखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में होता है एक प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट के साथ दो मेंबर्स होते हैं, दो और मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक मेंबर जो है वो क्या होनी चाहिए, फीमेल मेंबर होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए। उसके बाद ये जो मेंबर्स होंगे कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी। याद रखेंगे अगर आपके गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बेटा 20 लाख तक है, अप टू 20 लाख है, तो आप कहां जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। उसके बाद आपके साथ जो भी हुआ, जो भी प्रोडक्ट था उसका लैब टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे कोर्ट ऑर्डर देगी। और अगर आप इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 30 डेज के अंदर स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है